हमारे चारों ओर की हर चीज, पानी, बिजली, सब्जियां, यहाँ तक कि हमारे स्मार्टफोन में चल रहा डेटा, इन सब में एक बात तो समान है, उपयोगिता। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि संसाधन क्या है, वो तो हम सब जानते हैं। असल सवाल ये है कि कोई चीज संसाधन बनती कब है। पानी तो हमेशा से था, पर बोतल बंद मिनरल वाटर एक नया संसाधन है। सही बात है। डेटा हमेशा से था, पर आज डेटा इज द न्यू ऑयल कहा जाता है। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे, एक साधारण सी चीज के एक मूल्यवान संसाधन बनने की कहानी। बिल्कुल। और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा 8 की भूगोल की किताब संसाधन एवं विकास को। पर इसे हम एक टेक्स्ट बुक की तरह नहीं, बल्कि एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम गहरे सवालों में छलांग लगा सकें। बिल्कुल, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ प्रकृति से चीजें निकालने की नहीं है, ये यात्रा है मूल्य गढ़ने की। इसमें समय और तकनीक सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अच्छा। हाँ, जो पत्थर हजारों साल तक बेकार पड़ा था, आज यूरेनियम के नाम पर किसी देश की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी बात पर होगी कि मूल्य, उपयोगिता और मानवीय जरूरतें मिलकर कैसे दुनिया को आकार देती हैं। इसी से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण किताब में भी है, एक दादी के घरेलू नुस्खे का। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। जब तक वो घर की रसोई में है, उसकी कोई आर्थिक कीमत नहीं है। लेकिन जिस दिन कोई फार्मा कंपनी उसे पेटेंट करवाकर बाजार में उतार देती है, वो ही नुस्खा करोड़ों का आर्थिक संसाधन बन जाता है। ये दिखाता है कि संसाधन होते नहीं हैं, उन्हें बनाया जाता है। तो चलिए इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं। जब हम इन बनाए गए संसाधनों को समझने के लिए इन्हें बांटना शुरू करते हैं, तो पहली और सबसे सीधी कैटेगराइजेशन आती है प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव। प्राकृतिक संसाधनों से शुरू करते हैं, लेकिन परिभाषा से आगे बढ़कर इनका वर्गीकरण असल में हमें दुनिया के बारे में क्या बताता है? देखिए, वर्गीकरण अपने आप में एक कहानी है। जब हम कहते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, हाँ, तो हम सिर्फ विज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम एक आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष की बात कर रहे हैं। नवीकरणीय जैसे सौर और पवन ऊर्जा हमें ऊर्जा की आजादी का सपना दिखाते हैं, जहां हर देश आत्मनिर्भर हो सकता है। वहीं अनवीकरणीय जैसे कोयला और पेट्रोलियम ने पिछली 2 सदियों से दुनिया की भू राजनीति तय की है। मिडिल ईस्ट का पूरा खेल इसी काले सोने पर आधारित है। तो ये सिर्फ एक वर्गीकरण नहीं, ये सत्ता के संतुलन का नक्शा है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि संसाधन फिर से बन सकता है या नहीं, बल्कि इस बारे में है कि उस पर किसका नियंत्रण है। बिल्कुल। और इसी में एक और वर्गीकरण जुड़ जाता है कि वो मिलते कहाँ हैं। कुछ हर जगह हैं, कुछ खास जगहों पर। हाँ, सर्वव्यापक और स्थानिक। हवा सर्वव्यापक है, उस पर कोई एक देश कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन कोबाल्ट, जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी के लिए जरूरी है, सिर्फ एक खनिज नहीं रहता, ये ग्लोबल सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है, जिससे आपके फोन की कीमत और उपलब्धता सीधे तौर पर जुड़ी है। बिल्कुल। तो ये वर्गीकरण हमें वैश्विक निर्भरता की कहानी सुनाता है। और फिर आते हैं मानव निर्मित संसाधन, पुल, सड़कें, मशीनें। यहाँ तो बात सीधी लगती है, जो इंसान ने बनाया। लेकिन क्या इसमें भी कोई गहरी परत है? सबसे गहरी परत तो यही है। आज का सबसे बड़ा मानव निर्मित संसाधन कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी वो औजार है जो एक बेकार चीज को मूल्यवान बनाती है। रेत के कणों को सिलिकॉन चिप में बदलना, ये टेक्नोलॉजी का जादू है। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार भी है। वो कैसे? जब हम टेक्नोलॉजी को एक संसाधन कहते हैं, तो हम अनजाने में उन लोगों के बीच एक बहुत बड़ी खाई भी बना देते हैं, जिनके पास ये है और जिनके पास नहीं है, जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे जटिल संसाधन, मानव। हम लोगों को एक संसाधन के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी देश की असली दौलत जमीन के नीचे दबे खनिज नहीं, बल्कि उसके लोगों का हुनर है। लोग ही अपनी बुद्धि और कौशल से प्रकृति को संसाधन में बदलते हैं। इसीलिए सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य पर इतना जोर देती हैं। सही कहा। 1985 में भारत में मानव संसाधन मंत्रालय का गठन इसी सोच का नतीजा था। लेकिन यहाँ एक पेंच है। पेंच क्या है? क्या सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य काफी है? आज भारत में स्किल्ड लेकिन बेरोजगार युवाओं की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो क्या समस्या संसाधन बनाने में है या उस संसाधन के सही इस्तेमाल के लिए अवसर पैदा करने में? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक शिक्षित और स्वस्थ आबादी एक संभावित संसाधन है। पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल
उसे वास्तविक संसाधन बनाने के लिए एक मजबूत आर्थिक ढांचे की जरूरत होती है जो उस कौशल का उपयोग कर सके। अगर अवसर नहीं है तो वही मानव संसाधन देश के लिए एक बोझ, एक चुनौती बन सकता है। जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदलने का खतरा कहते हैं। बिल्कुल। तो ये साफ है कि हमारे पास ये सभी संसाधन हैं, लेकिन ये सीमित है और इनका प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर अनवीकरणीय संसाधन जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। यहीं पर संरक्षण की बात आती है। हाँ, और संरक्षण का मतलब सिर्फ बचत करना नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपनी खपत और प्रकृति की पुनर्जनन की क्षमता के बीच एक संतुलन खोजना। ये भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों का सम्मान करने जैसा है। हम उनकी विरासत को आज ही खर्च नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा और फैशनेबल शब्द है सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल में संभव है? क्या हम वाकई विकास भी कर सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। सतत पोषणीय विकास एक आदर्श है, एक मंजिल है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है। इसका मतलब है कि हम अपनी जरूरतें पूरी करें, लेकिन इस तरह कि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इसके सिद्धांत तो बहुत स्पष्ट लगते हैं। पर्यावरण का सम्मान, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार। बिल्कुल। और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, लेकिन इसे लागू करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अक्सर अल्पकालिक आर्थिक लाभ दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता पर भारी पड़ जाते हैं। तो हमने संसाधनों को बनाने और उन्हें सहेजने की बात की। अब जरा जमीन के नीचे चलते हैं। खनिज, ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं है, ये हमारी आधुनिक सभ्यता की नींव है। बिल्कुल। हर खनिज की अपनी एक कहानी है। धात्विक और अधात्विक का वर्गीकरण सिर्फ केमिस्ट्री की किताब के लिए नहीं है। लौह अयस्क से हमारी इमारतें और गाड़ियां बनती हैं, तो ये औद्योगिक क्रांति की रीढ़ है। और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। हाँ, बॉक्साइट से मिलने वाला एल्यूमिनियम हवाई जहाज़ों को हल्का बनाता है, तो ये वैश्वीकरण का प्रतीक है। और अधात्विक खनिजों में कोयला और पेट्रोलियम तो हैं ही, जिन्हें हम ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन खनिजों को निकालने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं है। खनन, प्रवेधन, आखनन, ये शब्द सुनने में भारी लगते हैं, लेकिन ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। सोचिए, जो नमक आप खाते हैं वो भी एक खनिज है, हैलाइट, जिसे आखनन या विलयन खनन से निकाला जाता है। अच्छा। हाँ, जो पेट्रोल आप गाड़ी में डलवाते हैं, उसे निकालने के लिए हजारों फीट गहरे कुएं खोदे जाते हैं, जिसे प्रवेधन कहते हैं। और बिजली बनाने वाला कोयला विशालकाय खुली खदानों से आता है। हर प्रक्रिया की अपनी एक पर्यावरणीय कीमत होती है, जिसे हम अक्सर उत्पाद के अंतिम कीमत में नहीं जोड़ते। तो हमने इन खनिजों को जमीन से निकाल तो लिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में खुदाई से लेकर उन्हें पिघलाने तक जो एक चीज पानी की तरह बहती है, वो है ऊर्जा। बिना ऊर्जा के ये खनिज सिर्फ पत्थर के टुकड़े हैं। तो सवाल ये है कि ये ऊर्जा आती कहाँ से है? और यहीं हम संसाधनों की एक और बड़ी दुनिया में प्रवेश करते हैं। ऊर्जा को मोटे तौर पर दो खेमों में बांटा जा सकता है। दो खेमों में? हाँ, एक है परंपरागत स्रोतों का खेमा, जीवाश्मी ईंधन और जल विद्युत, जिसने हमारी दुनिया को पिछले 200 सालों से चलाया है। कोयला, जिसे अंतर्हित धूप या बेरीड सनशाइन कहते हैं। बरीड सनशाइन? ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, ये लाखों साल पहले की सौर ऊर्जा है, जो पेड़ पौधों में कैद हो गई थी। और पेट्रोलियम यानी काला सोना, ये नाम ही इसकी अहमियत बता देता है। ये सिर्फ ईंधन नहीं, ये हमारी अर्थव्यवस्था का खून है। सही कहा। और जल विद्युत, जिसे हम साफ ऊर्जा मानते हैं, उसके भी अपने मुद्दे हैं, जैसे बड़े बांधों से होने वाला विस्थापन। नॉर्वे दुनिया का पहला देश था जिसने बड़े पैमाने पर जल विद्युत बनाई। लेकिन इन परंपरागत स्रोतों की समस्या ये है कि ये या तो प्रदूषण फैलाते हैं या सीमित हैं। इसीलिए दुनिया अब दूसरे खेमे की तरफ देख रही है। गैर परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये भविष्य की उम्मीद है। ये उम्मीद भी है और चुनौतियां भी। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश के लिए सौर ऊर्जा एक वरदान है। पवन ऊर्जा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी एक सीमा है, ये हमेशा उपलब्ध नहीं होते। सूरज रात में नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती। बिल्कुल। यहीं पर परमाणु ऊर्जा एक दिलचस्प विकल्प बनकर उभरती है। यूरेनियम और थोरियम से मिलने वाली ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और कार्बन उत्सर्जन नहीं करती, लेकिन इसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। और भारत में ये कहाँ मिलते हैं? भारत में यूरेनियम राजस्थान और झारखंड में मिलता है, और थोरियम का विशाल भंडार केरल की रेत में है। हमारे परमाणु केंद्र कलपक्कम, तारापुर, नरोरा जैसी जगहों पर इसी ऊर्जा को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब
कोई एक जादुई समाधान नहीं है। हमें इन सभी स्रोतों का एक मिश्रण तैयार करना होगा। हाँ। अच्छा, तो इन सब संसाधनों को मतलब खनिजों को, ऊर्जा को इस्तेमाल करके हम कुछ बनाते हैं। कपास को कमीज में बदलने का सफर उद्योग तय करते हैं। क्या उद्योगों का वर्गीकरण भी हमें कोई कहानी बताता है? जरूर। जब हम उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर बांटते हैं, कृषि, खनिज या समुद्र आधारित, तो हम किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का डीएनए देख रहे होते हैं। आकार के आधार पर भी तो होता है। हाँ, आकार के आधार पर लघु और वृहद उद्योग हमें बताते हैं कि रोजगार कहाँ पैदा हो रहा है। और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, निजी, सार्वजनिक, संयुक्त, सहकारी, ये उस देश की राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा का आईना है। और इन उद्योगों के काम करने का एक पूरा तंत्र होता है। निवेश, प्रक्रम और निर्गत। किताब में सूती वस्त्र का उदाहरण है। कपास निवेश है, कताई बुनाई प्रक्रम है और कमीज निर्गत है। इस सरल से दिखने वाले मॉडल में एक पूरी दुनिया छिपी है। निवेश सिर्फ कच्चा माल नहीं, बल्कि उस जगह की नीतियां, लेबर कानून और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अच्छा। प्रक्रम सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि इनोवेशन और एफिशिएंसी भी है। और निर्गत सिर्फ उत्पाद नहीं, बल्कि उस उत्पाद का पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाला प्रभाव भी है। और कभी-कभी ये प्रभाव बहुत भयावह हो सकता है। आप भोपाल गैस त्रासदी की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, 3 दिसंबर 1984 की वो रात भारतीय उद्योग के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं थी। वो क्या था फिर? ये सुरक्षा मानकों की अनदेखी, कॉर्पोरेट लालच और सरकारी लापरवाही का एक जानलेवा कॉकटेल था। इस त्रासदी ने हजारों जानें ली और लाखों को हमेशा के लिए बीमार कर दिया। इसका असर क्या हुआ? क्या हमने इससे कुछ सीखा? इसने भारत में औद्योगिक सुरक्षा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जैसे कड़े कानून आए। अदालतों ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत स्थापित किया, जिसका मतलब है कि खतरनाक उद्योगों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी अपनी होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ये त्रासदी इस बात का एक स्याह रिमाइंडर है कि विकास की कीमत क्या हो सकती है अगर उसे मानवीय संवेदना और जिम्मेदारी के साथ ना साधा जाए। अब इस पूरी चर्चा को वापस वहीं लाते हैं जहां से शुरू किया था, मानव संसाधन। हमने ये तो समझ लिया कि लोग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दुनिया में लोगों का वितरण इतना असमान क्यों है? इसके पीछे वही कारक हैं जो दूसरे संसाधनों के वितरण को तय करते हैं। भौगोलिक कारक सबसे पहले आते हैं। लोग पहाड़ों के बजाय मैदानों में रहना पसंद करते हैं, जहां खेती और रहना आसान हो। अनुकूल जलवायु, पानी की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी। बिल्कुल, ये सब चुंबक की तरह आबादी को खींचते हैं। लेकिन आज के दौर में आर्थिक कारक शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। पुणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम जैसे शहर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वहां अवसर हैं। सही कहा, क्योंकि वहां बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे जरूरी रोजगार के अवसर हैं। लोग संसाधनों की तरफ खींचते हैं और अवसर आज का सबसे बड़ा संसाधन है। और जब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो सिर्फ उनकी संख्या नहीं, उनका ढांचा भी मायने रखता है। यहीं पर जनसंख्या पिरामिड की अवधारणा आती है। इस पिरामिड को किसी देश का एक्सरे समझिए। यह हमें बताता है कि देश की आबादी में बच्चे कितने हैं, काम करने वाले युवा कितने हैं और बुजुर्ग कितने हैं। अगर पिरामिड का आधार चौड़ा है, जैसा कि केनिया का है, तो इसका मतलब है कि देश में बच्चों और युवाओं की एक बड़ी फौज है। इसमें ऊर्जा है, क्षमता है, लेकिन अगर उन्हें सही शिक्षा और रोजगार नहीं मिला तो यही आबादी एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकती है। और अगर पिरामिड का आधार संकरा हो, जैसा जापान का है, तो ये एक अलग तरह की चेतावनी है। संकरा आधार यानी कम जन्म दर। इसका मतलब है कि देश की वर्कफोर्स सिकुड़ रही है और बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, जो अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल सकती है। बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा कर सकता है और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी बोझ डाल सकता है। भारत इस मामले में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, एक चौड़ा मध्य भाग वाला पिरामिड। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। हाँ, अगले 20-30 साल ये तय करेंगे कि हम इस अवसर को भुना पाते हैं या गवा देते हैं। तो आज की इस पड़ताल से ही साफ है कि कोई भी चीज अपने आप में संसाधन नहीं है। उसे संसाधन बनाती हैं हमारी जरूरतें, हमारी तकनीक और हमारा नजरिया। हमने देखा कि कैसे संसाधनों का वर्गीकरण असल में सत्ता और निर्भरता की कहानी है और कैसे उद्योग विकास के साथ साथ विनाश का कारण भी बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो उभर कर आती है वो ये है कि इन सभी संसाधनों का भविष्य सिर्फ एक चीज पर टिका है, संतुलन।
प्रकृति और हमारी जरूरतों के बीच संतुलन, आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के बीच संतुलन। जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री में कहा गया है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ये एक शक्तिशाली विचार है जो जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति के कंधों पर डालता है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ये देखते हुए कि संसाधन मानवीय जरूरतों और प्रौद्योगिकी से बनते हैं, हमारे आसपास की कौन सी सामान्य वस्तु जिसे आज हम नजरअंदाज करते हैं भविष्य का सबसे मूल्यवान संसाधन बन सकती है, और कौन सी नई तकनीक उसका असली मूल्य अनलॉक करेगी।